हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने 10th लेक्चर पे। अभी तक के 9 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत घाटे में हैं। पीछे जाइए, क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 9 तक सारे लेक्चर्स देखिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में, नाउन्स के बारे में, बहुत गहराई से मैंने बात की थी। और नाउन्स का एक छोटा सा पोर्शन एपोस्ट्रॉफी वाला बचा था जो आज हम कवर करने वाले हैं। बट क्योंकि वो छोटा पोर्शन है तो उसके साथ मैंने दूसरा पोर्शन डाला है प्रोनाउंस का। तो मान के चलिए आपके शुरू के 7-8 क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं वो नाउन्स पे हैं। और उसके बाद एक नया चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस अपने आप में बहुत टेक्निकल चैप्टर है। आपने नाउन्स देखा, नाउन्स में ऐसा कुछ है नहीं, आसान सा चैप्टर है, ज्यादातर चीजें रटने वाली हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है जो मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, वोकैब भी मैं उसके बाद कराऊंगा क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसा है कि वो मैं करा दूंगा तो वहां से क्वेश्चन पक्का आता ही है। तो एक बार हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सेशन को। वोकैब मैं हर क्लास में कराता हूँ, इस क्लास में भी वोकैब है और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ 10 वर्ड्स ऑफ वोकैबलरी। तो पहले हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, ये वाली हेडिंग डाल लेना, ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं दोस्त। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ग्रुप्स, जैसे टीम, आर्मी या ग्रुप, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, कई सारे लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, टीम, आर्मी, ग्रुप, कमिटी, क्लास, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्त, मेरे कलेक्टिव नाउन है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि सर कलेक्टिव नाउन ये होते क्या है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, हम इसे यूज कब करते हैं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल वर्ब, तो ये बड़ी मजेदार चीज है। इसके साथ कभी तो आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब और कभी आप इसके साथ यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर ये प्रैक्टिस से आता है। देखिए, जब कलेक्टिव नाउन बात कर रहा होगा एक कलेक्टिव एक्शन की, कैसा एक्शन, कलेक्टिव एक्शन, कुछ ऐसा काम जो सब मिलके कर रहे हो, कलेक्टिव एक्शन, तो इस तब आप यूज करेंगे क्या, सिंगुलर वर्ब। अगर आप बात कर रहे होंगे इंडिविजुअल एक्शन की, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो जब आप इंडिविजुअल एक्शंस की बात करेंगे तो ये अलग अलग हो गए, सब अपना अपना कर रहे हैं, यहां पे कलेक्टिवली एक हो गए, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जब सब अपना अपना करेंगे। ठीक है, टीम में ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं, आप देखेंगे कि जब ये कलेक्टिव नाउन बात कर रहे होंगे कैसे, इंडिविजुअल एक्शन की, सब अपना अपना कर रहे होंगे, तो आप या यूज करेंगे इनके साथ प्लूरल वर्ब। कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा, बच्चे बार बार इस पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मेरी इंतजा है तुमसे, जरा ध्यान से सुन लेना बच्चा मेरे। हम्म, देखो भाई, सेंटेंस नंबर 1, द jury has या फिर have given its या फिर their verdict। अब पहले आप सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाए, भावना नहीं समझ पाए, तो दिक्कत हो जाएगी, आप इसे नहीं कर पाएंगे। ये क्या कह रहा है, द ज्यूरी हैज और हैव गिवन इट्स या फिर देयर वर्डिक्ट। तो मतलब हुआ, ज्यूरी कौन है, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। तो उन्होंने क्या दिया है, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन। तो एक बात बताओ, कोई भी डिसीजन आता है तो वो कैसे आता है, कलेक्टिव एफर्ट से आता है। कोई उसके अगेंस्ट जाता है, कोई उसके फेवर में जाता है, सब अपने अपने पॉइंट रखते हैं और जो भी कलेक्टिवली होता है उसको माना जाता है। इसलिए यहां पे आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, एकदम सही है। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, क्योंकि ये कैसा कैसा है ये, अगर आप इसे गौर से देखेंगे ये कलेक्टिव एक्शन है, सबने मिलकर डिसाइड किया। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता,
द ज्यूरी हैज और हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब डिफरेंट ओपिनियंस का क्या मतलब है भाई? सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। तो यहां पे जो ज्यूरी है उसका मतलब ज्यूरी नहीं है, उसका मतलब है जजेस। और जजेस हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल। तो हैज नहीं आएगा, जो सीधे हैव का इस्तेमाल करो। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे मैंने कहा द टीम सीम या सीम्स टू हैव स्प्लिट इन टू। क्या मतलब हुआ? कि लग रहा है कि ये जो टीम है ये दो भागों में बट गई है, मतलब आपस में लड़ाई हो गई है, कुछ मतभेद हो गया है। पर आइडिया क्या है यहाँ पे? टीम सिंगुलर है ना, ले एस तो लगा नहीं है। अब मैं बात तब कर रहा हूं तब ये, जब ये एस और एस नहीं लगा होगा फिर भी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जब ये कह रहे हो तो यहाँ पे टीम का मतलब क्या है? टीम मेंबर्स। टीम को नहीं स्प्लिट करा जा सकता, टीम मेंबर्स को स्प्लिट किया गया है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये इंडिविजुअल एक्शन नहीं है, ये कलेक्टिव एक्शन नहीं है, इंडिविजुअल एक्शन है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी ग्रुप में हूं और मेरे साथ कुछ और लोग हटना चाहेंगे तो ये सबका इंडिविजुअल एक्शन होगा, ये कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा। और इसलिए चूंकि ये इंडिविजुअल एक्शन है, आप यूज करेंगे इंडिविजुअल एक्शन के साथ प्लूरल वर्ब। तो इट शुड बी द टीम सीम टू हैव स्प्लिट इन टू। यहां पे सीम्स नहीं हो सकता। ये आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जब आप मेरे साथ 6-7 क्वेश्चन लगा लेंगे एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने कहा द कमिटी हैज या हैव shifted its या देयर ऑफिस। अब देखो, अगर ऑफिस शिफ्ट किया है तो ये इंडिविजुअल एक्शन तो है नहीं, सब मिलके ही दूसरे ऑफिस में काम करेंगे, ये कलेक्टिव एक्शन है। और यहाँ पे कमिटी का मतलब कमिटी मेंबर्स नहीं है, यहाँ पे कमिटी का मतलब कमिटी ही है। तो कमिटी के साथ सिंगुलर वर्ब हैज और सिंगुलर प्रोनाउन, है ना। ये हमेशा याद रखना, अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब, अगर आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो याद रखिए प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इस पे, जैसे मैंने कहा द क्लास आर और इज फाइटिंग when the teacher entered। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा मेरे साथ। क्या कह रहा है? द क्लास वॉज और वर फाइटिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड। जरा सोच के देखिए कि इंडिविजुअल एक्शन होगा बच्चों का या फिर कलेक्टिव एक्शन होगा। सब मिलके आपस में लड़ रहे होंगे, आओ चलो आज लड़ते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। इंडिविजुअल एक्शन होगा, ठीक है, सब अलग अलग लड़ रहे होंगे। या अगर वो मिलके भी लड़ रहे हैं तो फैक्शन में, ग्रुप में लड़ रहे हैं, वो उसका क्लास से मतलब नहीं है। क्लास नहीं लड़ी, क्लास के स्टूडेंट्स लड़ गए। तो इसलिए आप क्या यूज करेंगे? द द क्लास वर फाइटिंग। इंडिविजुअल एक्शन है तो आप क्या यूज करेंगे दोस्त? प्लूरल वर्ब। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको इस पे दिखाता हूं। देखिए, डाउट आएगा तो मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगा इस पे। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस देखना। जैसे मैंने कहा, ये वाला देखिए, द ज्यूरी हैज या हैव टेकन सीट्स। अब सोचो और बताओ, हैज आएगा या हैव आएगा? भाई मेरे कलेक्टिव एक्शन हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है ज्यूरी में मान लो 5 जजेस हैं, एक आया बैठा, दूसरा उसकी गोद में बैठा, तीसरा उसकी गोद में बैठा, सब एक साथ बैठे, ये कलेक्टिव एक्शन हो ही नहीं सकता यार। ये इंडिविजुअल एक्शन है। हम बात कर रहे हैं द ज्यूरी हैज टेकन सीट्स। उन्होंने कैसे लिए? सॉरी,
हैव टेकन सीट्स, मतलब सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं। ये कलेक्टिव एक्शन नहीं है। खाना पीना सोना ये सारे कलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकते, तुम मेरे बदले का नहीं सो सकते। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, द ग्रुप वर स्लीपिंग व्हेन दे वर अटैक्ड। तो ये इंडिविजुअल एक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअल एक्शन है, कलेक्टिव एक्शन नहीं है। कोई सो रहा होता है, कोई जाग रहा होता है, और सोना तुम मेरे बदले का नहीं सो सकते, मैं तुम्हारे बदले का नहीं सो सकता। तो द ग्रुप वर स्लीपिंग व्हेन दे वर अटैक्ड, तो आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, जैसे द टीम वॉज या वर स्विमिंग इन द पूल। क्या मतलब हुआ कि जो टीम थी वो तैर रही थी, कहां पे तैर रही थी, स्विमिंग पूल में। तो टीम वॉज, स्विमिंग नहीं होगा, द टीम वर स्विमिंग, क्योंकि तैरना भी क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल एक्शन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब आप इंडिविजुअल एक्शन की बात करेंगे तो आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ। जब आप बात करेंगे इंडिविजुअल एक्शन की तो आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, जैसे आपने यहां पे देखा है। यहां तक सब एकदम क्लियर है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपके हैंडआउट में आपको मिलेंगे और आगे भी क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, हाँ वोकैबलरी। तो देखिए वोकैबलरी मैं आपको हर दिन करा रहा हूं, और आज आपके क्रेसी भी खत्म हो गए। कल से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं सिनोनिम्स। तो कुछ सिनोनिम्स करेंगे कुछ दिन, फिर वापस रूट वर्ड्स पे आएंगे, वर्ड्स ऑफ इन कंफ्यूजेस, और भी बहुत कुछ है मेरे पास आपको सिखाने के लिए। तो देखो पहला वर्ड क्या है, देखो जहां भी वर्ड आ जाता है क्रेसी, गली का बच्चा बच्चा जानता है, पहले बता चुका हूं, लॉ या फिर गवर्नमेंट। तो मैंने पहले आपको 7 2 14, 14 एंड 10, 24 या 30, नहीं 7 3 21, 21 31 क्रेसी मैंने आपको करा दिया है। जिसने नहीं देखी है क्लासेस, वो पिछली क्लासेस देखोगे तभी आत्मा तृप्त होगी। वोकैब रजिस्टर बनाओगे, यकीन मानना ये क्लासेस जब खत्म होंगी, एक मोटा वोकैब रजिस्टर होगा जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारे क्लासी वर्ड हैं जिसमें तुम्हें बहुत एग्जाम में, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब होता है नया, न्यू, है ना। तो नियोक्रेसी का क्या मतलब है, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड पीपल। जैसे नियोक्रेसी का इस्तेमाल तब हुआ जब हमारे पास आया, कहते हैं ना केजरीवाल की सरकार आई थी, अरे इसको क्या आता है, लोगों ने ऐसे बोला था, बट ही हैज डन ट्रिमेंडसली वेल। तो हमने नियोक्रेसी का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। अच्छा, इन्फेंटोक्रेसी, ये तो तुमने सुना होगा। इन्फेंट कौन होता है, इन्फेंट होता है नवजात शिशु। तो नवजात शिशु की सरकार कैसे हो सकती है, बस नाम का राजा। जैसे तुमने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें ले आती है ना पूरे मोहल्ले के सामने, ये है तुम्हारे राजा महेंद्र बाहुबली, तो वो क्या था, वो थी भाई एक एग्जाम्पल इन्फेंटोक्रेसी का। तो इन्फेंट कौन होता है, इन्फेंटोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय एन इन्फेंट। इन्फेंट कौन होता है, नवजात शिशु। ठीक है, नवजात शिशु को हम इन्फेंट बोलते हैं। अगला वर्ड क्या है, लोगो। अच्छा सोच के बताओ जरा, लोगों को क्या पसंद है, सबसे ज्यादा मजा लोगों को किस चीज में आता है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि लोगों को ना सबसे ज्यादा मजा जो आता है वो आता है बातों में, बातों में। तो मान लो बतौलों की सरकार, जो बातें बड़ी बढ़िया बना सकते हैं, अगर तुम अच्छा बोलोगे तो तुम्हारी सरकार बन जाएगी, कोई तुमसे भी बढ़िया बोलने वाला होगा तो उसकी बन जाएगी। तो कह सकते हैं लोगोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, शब्दों के आधार पे ही इन्होंने सरकार बना दी, उसको बोलते हैं लोगोक्रेसी। अगला पोर्नोक्रेसी। अब भाई पोर्नोग्राफी तुम जानते ही हो, मुझसे बेहतर जानते हो, है ना। अगर कोई कहता है नहीं जानता है तो मैं तो विश्वास करने वाला हूं नहीं। ठीक है, तो बस आप इसके लिए सिंपल सा समझ लीजिए, इसका मतलब होता है पोर्नोग्राफी मतलब, पोर्नोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय सेक्स वर्कर्स, या हार्लेट्स भी बोलते हैं इन्हें, हार्लेट्स। तो अगर इनकी सरकार आ जाती है तो आप बोलते हैं क्या, पोर्नोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय सेक्स वर्कर्स। अगला क्या है, टिमोक्रेसी। अब देखो टिमो का उल्टा कर दोगे क्या बन जाएगा,
मोटी, टीमो को उल्टा करा बन गया मोटी। तो तुमने सुना होगा ना, बड़ी मोटी पार्टी है भाई, बड़ा पैसा है इसका, बड़ा। कैसे पता चलता है? कोई तुम्हें अपना अकाउंट दिखा देता है? नहीं भाई, तुम्हें मकान देख के, गाड़ी देख के पता लगता है, खेत देख के पता लगता है बड़ी मोटी पार्टी है। तो कैसे याद रखोगे? टिमो का उल्टा करोगे क्या बन जाएगा? मोटी। तो मोटी पार्टी की सरकार, ऐसे समझ लो। क्या मतलब है? मोटी पार्टी की सरकार। तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होगी, उसका उतना बड़ा पद होगा, उसको उतना ज्यादा माना जाएगा इस देश में, जहां पे होगी डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। इसका उससे कोई मतलब नहीं है जो मैंने आपको कराया था प्लूटोक्रेसी। वो गवर्नमेंट बाय रिच है। अब जरूरी नहीं है उसके पास जायदाद हो, बट वो रिच है। ये कौन है? जरूरी नहीं है इसके पास पैसा हो, पर इसके पास जमीन है। ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। डेस्पॉट कौन होता है दोस्त? ये जो डेस्पॉट होता है, ये होता है तानाशाह, जिसे हम कहते हैं डिक्टेटर, तो या फिर टायरेंट। तो किसी तानाशाह की सरकार आ जाए, जैसे हिटलर था, ठीक है, या फिर किम किम जोंग, है ना, वो कोरिया वाला। तो डेस्पोटोक्रेसी का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बाय अ डेस्पॉट। और डेस्पॉट कौन होता है? डिक्टेटर या फिर टायरेंट। तो इसकी सरकार आसान है, याद हो गया। अब देखिए, यही सेम वर्ड है डिक्टेटरशिप, इसका मतलब भी यही है, सेम मीनिंग है। अब ये तीन बचे। यहां पे मैंने एक और छोटा सा नया एक रूट वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, आर्की, ARCHY। इसका मतलब भी लोग भाई शासन होता है, गवर्नमेंट। इसका मतलब भी शासन होता है, ठीक है। तो मोनार्की का क्या मतलब हो जाएगा? मोनार्की का मतलब हो जाएगा, मोनार्क होता है किंग। ये वन वर्ड में भी आता है, MONARCH। मोनार्क कौन होता है? किंग होता है। तो मोनार्की क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बाय अ किंग, जहां पे राजा का शासन चलता हो। जैसे ऑटोक्रेसी की ही एक फॉर्म होती है, जैसे आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया, वहां पे मोनार्की है, राजा होता है, किंग अब्दुल अजीज, किंग शाह फैसल, फिर उसका बेटा। तो ये क्या है? मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ऑलिगार्की, ऑली। अब ये बड़ा आसान है याद करना। ऑली, ऑयल जैसा लग रहा है। ये बताओ कौन कौन तेल लगा के बैठा है अभी? कोई तुम में से तेल लगा के बैठा है? अबे सर पे कह रहा हूँ, ऐसे मत देखो, ऐसे मत सोचो, ठीक है। देखो, आज तेल का जमाना गया, जमाना है जल और जेल का। हम क्या लगाते हैं? कोई जल लगा रहा है, कोई जेल लगा रहा है। तो आज वो टाइम अलग है। तुम्हें याद होगा कि एक जमाने में हमारे यहाँ स्कूल में कोई ऐसा लड़का होता था, वो इतना तेल लगा के आता था, ऐसा लगता था इसके घर में पीपा रखा हुआ है तेल का। ये सुबह नहाया, नहा के इसने तेल डाला, और भाई यहाँ से तेल टपक रहा है, ये आ गया भाई क्लास में, है ना। तुमने देखा होगा ये ऐसे यहाँ से इसके तेल टपक रहा होता है। इसके पास इतना तेल था कि तुम अगर सर पे ऐसे करके एक झटका मार दो ना भाई कढ़ाई में, तो समोसा तल लो, इतना तेल होता था सर में। ऐसे लड़के बैठा करते थे, पर वो दौर गया। आज जल और जल का जमाना है। मम्मी ने मेरे साइड पार्टीशन निकाला था बचपन में। यकीन मानना, आज से 2 साल पहले तक वही साइड पार्टीशन चला। फिर मुझे लगा यार चेंज इज नेसेसरी, तो मैंने चेंज किया। अब ऐसा नहीं है, अब तुम देखो लड़के ऐसे से बाल रहे हैं, छोटे छोटे लड़के, छोटे, ये इधर से बाल निकलेगा, इधर से बाल निकलेगा। खैर, तो ऑली कैसे याद रखोगे? अब तेल कोई नहीं लगाता, बहुत कम लोग हैं जो तेल लगाते हैं। तो ऑलिगार्की का क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल। बहुत ही थोड़े बहुत लोग उठा लिए और उन्हीं की सरकार बना ली। जो भी थोड़े बहुत रसूख वाले थे, उसको बोलते हैं ऑलिगार्की, है ना। लेकिन इसका याद रखिएगा, ये जो है ना, ऑयल से याद रखेंगे कि तेल कम लोग लगाते हैं। डिक्टेटरशिप मैंने अभी आपको बताया, तानाशाही को डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो आज मैंने आपको कराए हैं 10 वर्ड। उम्मीद है आपको इसमें मजा आया होगा। नोट करेंगे तो ये वर्ड आपके पास हमेशा रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। तो नाउन्स कंटिन्यू होगा यहां से। पहला क्वेश्चन के लिए हम जा रहे हैं, हियर वी गो। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, बड़ी आसान सी चीज है, एपोस्ट्रोफियस। ये जो एपोस्ट्रोफी होता है, is used to express
possession। अधिकार जमाने के काम आता है। अधिकार का मतलब जानते हो, जब तुम कहते हो मेरा है, मेरी है, किरण तुम सिर्फ मेरी हो, लाशें बिछा दूंगा लाशें, ऐसे हमारी हिंदी मूवीज में डायलॉग आते हैं ना, तो ये वही है। पोजेशन बताता है दोस्त मेरे, अधिकार बताता है। तो अधिकार किस चीजों का बताता है? हाँ, इज यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन किसके लिए? फॉर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए नहीं, याद रखिए। फॉर नॉन लिविंग यूज ओ एफ ऑफ। तो आप प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ लिविंग चीजों के साथ आप एस या ई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं पीपल्स चॉइस, बिल्कुल सही है क्योंकि पीपल क्या है? लिविंग है। या मैं बोलूं टाइगर्स अटैक, भाई बिल्कुल सही बात है क्योंकि टाइगर क्या है? लिविंग है। या फिर मैं कोई भी, या मैं बोलूं रवीज शर्ट, बिल्कुल सही है क्योंकि आप क्या बताना चाह रहे हैं? पोजेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग। बट अगर मान लीजिए कि यहां पे मैं बोल देता टेबल्स क्लोथ, या मैं यहां पे बोल देता पेन्स कैप, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप कहानी बदल देंगे। इस केस में आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और आपको कहना पड़ेगा क्लॉथ ऑफ द टेबल, या आपको कहना पड़ेगा कैप ऑफ द पेन, कैप ऑफ द पेन। तो आपने क्या सीखा कि अगर लिविंग है तो आप इसे ऐसे यूज करेंगे, नॉन लिविंग है तो ऐसे यूज करेंगे। अब इसका एक्सेप्शन सुनिए। एक्सेप्शन है इसके कई सारे। एक्सेप्शन का मतलब क्या है दोस्त मेरे? एक्सेप्शन का मतलब है कि जहां पर होगा तो नॉन लिविंग, फिर भी एपोस्ट्रोफी यूज हो रहा होगा। मतलब एपोस्ट्रोफी विथ नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसके अब जब तुमने यहां तक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन तुम्हें गलत दिख रहा होगा, है ना? एट एन आर्म्स रेस्ट। तो तीन केसेस में जब तुम बात करोगे किसकी? स्पेस, वेट या फिर टाइम की, तो तुम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हो ऐसे जैसे मैंने यहां पे करी है। किसके सेंस में? डिस्टेंस के। शी वॉज स्टैंडिंग एट एन आर्म्स डिस्टेंस। वो कहाँ खड़ी थी? वो मुझसे एक हाथ की दूरी पे खड़ी थी। बट वी couldn't टॉक बिकॉज ऑफ हर फादर। बट उसके फादर जो थे वो खतरनाक, बड़ी मूछे वाले खतरनाक आदमी लग रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की, हम बात नहीं कर पाए। सो आर्म्स डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्यों भाई आर्म डिस्टेंस बिल्कुल क्यों ठीक है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बात कर रहे हैं। तो स्पेस, वेट, टाइम, स्पेस के सेंस में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के सेंस में बात कर रहे हैं, तो ये आर्म्स बिल्कुल सही है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस है इसका, जब आप बात करेंगे हेवनली बॉडीज की, तब भी आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भाई मैं कह दूं अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कभी तुमने सुना है द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ? सुना होगा, वो भी बिल्कुल सही है। अर्थ एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल सही है। आप दोनों यूज कर सकते हैं हेवनली बॉडी के साथ, है ना? या आपने कहा सन्स रेस, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो रेज ऑफ द सन भी कह सकते हैं, रेस ऑफ द सन,
दोनों ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो मतलब क्या है बताने का, मतलब यह है बताने का कि आप इसे चेंज करके अगर लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आप नो एरर दिखाएंगे और इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये ऐसे ही यूज होता है। तो पहला क्या था, स्पेस, वेट और टाइम, इस पे और क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। हेवनली बॉडीज पे मैंने आपको ये दिखाया। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए कि जब आप बात करते हैं किसी कंट्री की या आप बात करते हैं किसी स्टेट की, टाउन की, मतलब किसी जगह की, वही बात आ गई लौट फिर के स्पेस की, तभी भी आप एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी, आप इकोनॉमी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा चाइना पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन ऑफ चाइना भी कह सकते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेस, वेट एंड टाइम, हेवनली बॉडीज और कंट्री, स्टेट, टाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आया मुझे जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ठीक हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए बहुत तेज। वी यूज टू विजिट, अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास के लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कभी भी आपको ये दो नाउन मिल जाएं और ये दोनों नाउन सेम हो, ठीक है, और बीच में लगा हो क्या दोस्त, बीच में लगा हो प्रेपोजिशन, तो आपको करना क्या है, ये दोनों नाउन्स कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। बताई थी ये वाली बात, ये दोनों नाउन कैसे रहेंगे, ये दोनों नाउन रहेंगे सिंगुलर। तो बहुत आसान है दोस्त, अगर दोनों नाउन सिंगुलर रहेंगे बचा क्या जीवन में, बस इसे कर दो डोर, DOOR, डोर, टू डोर, बस यही आंसर होगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या आएगा, वी विजिटेड, वी यूज टू विजिट, हम जाया करते थे डोर टू सेल हिज प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट बेचने हम लोग डोर टू डोर जाया करते थे। डोर टू डोर मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, तो डोर टू डोर नहीं करना। इसी जैसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, पेजेस आफ्टर पेजेस, वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउंस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। We need proper equipments to handle the leakage and fix it once for all. तो यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे दोस्त ये नहीं यूज कर सकते इक्विपमेंट्स, ये कुछ होता ही नहीं है। इक्विपमेंट इज अ नॉन काउंट नाउन। अगर आपको नहीं पता नॉन काउंट नाउन क्या है, लास्ट वीडियो देखिए, ठीक है, ये नॉन काउंट नाउन है और नॉन काउंट नाउन के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये आपको इक्विपमेंट कहना पड़ेगा। इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, याद है, ये सारे मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी नए हैं, तो ये भी याद रखिएगा नॉन काउंटी होते हैं और इनके साथ भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और इनके साथ भी आप एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वी नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू हैंडल द लीकेज एंड फिक्स इट वंस फॉर ऑल। तो कह रहे हैं हमें जरूरत है तरीके के इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट मतलब apparatus कह सकते हैं, इक्विपमेंट की टू हैंडल लीकेज, मुझे लीकिंग हो रही है, लीकेज हो रही है उसके लिए, और हम इसे एक ही बार में हमेशा के लिए फिक्स कर दें। समझ में आया तो बताइएगा, डाउट है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन आपके प्यार में आंसर बताइए। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, नाउंस बस समझ लीजिए खत्म हो रहा है और मुझे उम्मीद है अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा नाउंस में। मदर ट्रीट्स अस एज इट्स चिल्ड्रन, तो मदर ट्रीट्स अस एज हर चिल्ड्रन। भाई पर्सोनिफाई करा है, यहाँ पे अर्थ को क्या कर दिया है, पर्सन बना दिया है ना, अर्थ को क्या मान लिया, मदर मान लिया, माँ मान लिया। तो ये केस किसका है, ये केस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब तुम किसी बेजान चीज को जान बना के यूज करते हो, तो तुम इसे, तो अर्थ को, अर्थ कौन सा जेंडर है, मैंने लास्ट क्लास में नाउंस जेंडर पढ़ाए थे, बताया था ये फेमिनिन होता है, इसलिए इसके साथ हर का इस्तेमाल होगा। क्लियर है दोस्त, समझ में आया तो जरूर बताइए, डाउट है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन, लो भाई कोहली और रोहित शर्मा आ गए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 10 सेकंड में आंसर दीजिए।
कोहली एंड रोहित शर्मा। अब याद रखिए ये आ गया आपका केस, एक नया केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एपोस्ट्रॉफी का। तो याद रखिए अगर आप बात करते हैं शेयर्ड पोजेशन की, शेयर्ड पोजेशन का क्या मतलब होता है? शेयर्ड पोजेशन का मतलब होता है, मान लो हम्म मान लो हमें एक बिटकॉइन खरीदना है। अभी बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 55,000 डॉलर है राइट नाउ, मतलब जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो सकती है, हो सकता है कि 60,000 मिले अगली बार जब मैं आपकी क्लास में आऊँ, और ये भी हो सकता है कि ये 50 से भी नीचे चली जाए, फ्लक्चुएट हो सकती है। पर मुझे लगा ये फ्यूचर का अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैंने तुमसे कहा यार एक बिटकॉइन खरीद लेते हैं। तुमने कहा ठीक है। सबने तो 50,000 डॉलर कहाँ से लाया आदमी, तो सबने थोड़ा 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 ला, और 5 लोगों ने मिलके एक बिटकॉइन खरीद लिया। तो अगर 5 ने मिलके एक बिटकॉइन खरीदा तो ये क्या हुआ? शेयर्ड पोजीशन है, सबका है उस पे हक। ठीक है। अब एक होता है दोस्त मेरे इंडिविजुअल पोजीशन। अच्छा, इंडिविजुअल पोजीशन क्या है? इंडिविजुअल पोजीशन का मतलब है जब सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन खरीदने की बात हुई, तुमने कहा सर मैं तो नहीं ले रहा आपके साथ, मैं तो अपना अलग लूंगा, मैं हूं रईस। तो सबने, तुमने क्या किया? तुमने 3-3 अपने बिटकॉइन ले लिए, सबने 1-1 2-2 बिटकॉइन ले लिए, एक बिटकॉइन ले लिया। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल पोजीशन। समझ आया? ये है शेयर्ड पोजीशन, ये है इंडिविजुअल पोजीशन। अब यहाँ पे ये सोचो, क्या रोहित शर्मा और कोहली की जो सेंचुरीज हैं, जिन्होंने इंडिया को जितवाया है, वो इनका शेयर्ड पोजीशन है? कोहली ने और रोहित शर्मा ने मिलके मारी है? नहीं, कोहली ने अपने हिस्से के शॉट मारे हैं, रोहित शर्मा ने अपने हिस्से के शॉट मारे हैं। तो ये कैसा पोजीशन है? इंडिविजुअल पोजीशन है। तो याद रखिए इंडिविजुअल पोजीशन में apostrophe is used with all nouns। जितने नाउन्स यूज करोगे सबके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज होगी, क्योंकि भाई कोहली ने भी तो मारी है, कोहली की अपनी सेंचुरीज है, रोहित शर्मा की अपनी सेंचुरीज है। तो कोहलीज एंड रोहित शर्मा सेंचुरीज हैव मेड इंडिया विन मैनी मैचेस। तो कोहली और रोहित शर्मा की सेंचुरीज ने इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिताए। अब जरा इसका उल्टा सोच लो, अगर ये शेयर्ड पोजीशन होता, शेयर्ड पोजीशन का क्या मतलब है? जब कुछ मिलके कर रहे होते, जैसे मैं कह रहा था बिटकॉइन खरीदने की बात, है ना, तो मैंने जैसे तुमने सुना होगा, ऐसे लिखते हैं ना, गुप्ता एंड सन्स शॉप। एक शॉप है, गुप्ता जी की भी है और गुप्ता जी के लड़कों की भी है, तो दोनों की शॉप है, तो सिर्फ बाद वाले के साथ लगाएंगे। तो याद रखिए इसमें आप क्या करेंगे जब शेयर्ड पोजीशन होगा? एपोस्ट्रॉफी इज यूज with the noun placed in the last। समझ आई कहानी? तो यहां पे गुप्ता एंड सन्स शॉप हो गया, और यहां पे शर्मा और कोहली दोनों के साथ लग गया एपोस्ट्रॉफी। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये तो बहुत आसान है, ये तो आप बना देंगे। 10 सेकेंड्स टाइम। There is no money in the joint account of Meenas and Sohans। आप देखिए यहां पे हुआ क्या है। ये कह रहा है कि कोई पैसा बाकी नहीं है। किसमें? इन द जॉइंट अकाउंट ऑफ, किसका जॉइंट अकाउंट है वो? मीनास का, मीना का और सोहन का। तो ये एपोस्ट्रॉफी वैसे तो ठीक लगा है, पर कोई गलती नहीं है, ये मीना का भी है और ये सोहन का भी है। तो इस सेंटेंस में जाएगा नो एरर, क्योंकि एक ऐसा पोजीशन है, ये शेयर्ड पोजीशन है, दोनों ने मिलके। ज्वाइंट बैंक अकाउंट का मतलब ये होता है कि भाई दोनों का है, और इसलिए आप इसमें मारेंगे नो एरर, कोई गलती नहीं है, मीनास और सोहन दोनों के साथ। क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिएगा, डाउट है तो जरूर पूछिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर वीडियोस के बारे में बताते रहिएगा। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, उसी से मुझे आइडिया लगता है वेयर डू वी स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत सीखने को मिलेगा, जल्दी से आंसर बताइए। 10 सेकेंड्स टाइम।
देखिए क्या कह रहा है, माई फ्रेंड्स कजिन्स ब्रदर हैज बिकम अ बिलियनर रिसेंटली, हाल ही में ये मतलब बिलियनर बना है, बहुत अमीर हो गया है। कौन है ये? माई फ्रेंड्स कजिन ब्रदर, हम इसे अक्सर यूज कर लेते हैं। मेरे फ्रेंड का, मेरे फ्रेंड का कजिन का भाई, ठीक है, तो ये हम इसे ऐसे यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। राइट वे क्या है इसको इसको यूज करने का? आपको कहना पड़ेगा द फ्रेंड ऑफ माई कजिन्स ब्रदर, यही तो कहना चाह रहे हो। फ्रेंड किसका? मेरे कजिन के भाई का, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं मेरे फ्रेंड का कजिन और कजिन का भाई, कजिन का भाई है ना, वो ये देखो कजिन का भाई, किसके कजिन का भाई? मेरे फ्रेंड का, द फ्रेंड ऑफ माई कजिन्स ब्रदर। इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। डबल एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल आप नहीं करते। तो आपने यहाँ पे इसका इसके साथ यूज कर लिया, फिर एक एपोस्ट्रॉफी और लगा लिया इसके लिए, ये सब बदतमीजी होती है, ये नहीं करना। आप कहेंगे द फ्रेंड ऑफ माई कजिन्स ब्रदर। जैसे मैं कहूं द सिस्टर ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, मेरे किसकी बहन है? सिस्टर है किसकी? ऑफ माय अंकल, मेरे अंकल की फ्रेंड की सिस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश में यूज करते हैं। डबल एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे, एक जगह ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और एक जगह इसका। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मजेदार बात कि भाई हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउंस। तो दिल थाम लीजिए, क्वेश्चंस हैं बहुत कॉमन, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ, जिस क्लास में भी आपको भर भर के मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको। आपने कई बार हो सकता है ये क्वेश्चन देखा हो सकता है ये आपको बड़े अच्छे से आता भी हो। लेट्स सी कौन कौन कर पाते हैं। आराम से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि इसमें कोई गलती है। इट्स आई हु हैव नेवर अंडर एस्टिमेटेड योर टैलेंट। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मी आएगा और कहाँ पे आई आएगा। तुम में से बहुत सारों को ये लगा होगा कि यहाँ पे मी आएगा, बहुत सारों को लगा होगा आई आएगा, पर सवाल ये है कि कहाँ मी लगाऊं और कहाँ आई लगाऊं। तो भाई इसके लिए मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हें एक टेबल दे रहा हूँ। ये टेबल तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएगी और कभी तुम इससे प्रोनाउंस नहीं भूल पाओगे। तो प्रोनाउन होते क्या है? प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पे यूज कर होना, सर्वनाम होते हैं। इतनी बात तो तुम जानते ही हो, आसान सी बात है। देखो दोस्त, हमने ना नाउन्स, हमारे पास बहुत सारे नाउन थे, ही, शी, इट, माई सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, हिम, हिज, देयर, विच, दैट, इतने सारे प्रोनाउन कैसे हैंडल करें? तो जैसे हमारे पास बहुत सारी किताबें होती है ना लाइब्रेरी में, तो हम क्या करते हैं, उनकी कैटेगरीज बना देते हैं। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर जब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव, ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रोनाउन है हमने क्या किया, उनको कैटेगराइज कर लिया। कैसे कैटेगराइज किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, उनके इस्तेमाल के आधार पे। तो हमारे पास आए नॉमिनेटिव, इनकी बहन एक्यूजेटिव, इनकी मम्मी पजेसिव, इनके पापा रिफ्लेक्सिव, और चाचा एम्फेटिक। तो हमने क्या किया, मेनली इनको इन चार कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। अब मजेदार बात यह कि नॉमिनेटिव कौन से होते हैं? नॉमिनेटिव का मतलब है वो वाले प्रोनाउन जो यूज होते हैं सब्जेक्ट की तरह, इसलिए आप इन्हें सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव कौन कौन से हो जाएंगे, आइए देखते हैं जरा। जैसे मैंने कहा आई, वी, यू,
दे, शी, ही। या मैम ना शी को पहले लिख लगा हूँ ही से, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई दौर लड़कियों का आ गया, तो मैं ही को बाद में लिखता हूँ और शी को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो दे, ही, शी, एट, हु और वन। तो ये हो गए नॉमिनेटिव प्रोनाउन, मतलब कभी भी कोई प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो इस लिस्ट में से आएगा। करके देख लो, कोई भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। भाई मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा डैश, प्रोनाउन भरने हैं आपको इसमें। इज लेजी, एम ग्रेट, डैश, वॉस a cheat, डैश, वर डॉक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको हमेशा सब्जेक्ट भरना है, तो जो भी कुछ आप भरना चाहेंगे ना दोस्त, वो कहाँ से आएगा, वो हमेशा इस लिस्ट में से आएगा, इस लिस्ट में से, है ना। या तो आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसा ही कुछ भर सकते हैं इसमें। आप इसमें और कुछ नहीं भर सकते, माई नहीं भर सकते, माई इज लेजी नहीं कह सकते, है ना। मी इज क्रेजी नहीं कह सकते, ठीक है। या फिर तुम ये नहीं कह सकते मी एम ग्रेट नहीं कह सकते, या फिर देम, या फिर माई सेल्फ वॉज अ चीट, ये सब नहीं कह सकते। हाँ, ये तुमने सुना होगा, आजकल बड़ा कॉमन है, बट तुम लोग ज्वाइन कर लेते हो किसी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे कोई सुंदर सी मैडम तुम्हें जो पढ़ाती हैं तुम्हें समझ में आ जाता है ना। ये सुंदरता चीज़ ही ऐसी है दोस्त, फंस ही जाता है आदमी। खैर, कम बैक। तो भाई वहाँ पे मैम तुम्हें पढ़ाती हैं, बोल दो माई सेल्फ सुरेश, तुम कहते हो माई सेल्फ सुरेश। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा माई सेल्फ सुरेश का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सब्जेक्टिव। इसके बाद वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव का क्या मतलब होता है, जो किसी को एक्यूज कर रहा होता है या ब्लेम कर रहा होता है, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं वो, एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हो गए आपके लिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके लिए हुए, आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू रहता है यू, दे बन जाता है देम, शी बन जाता है हर, ही बन जाता है हिम, इट इट ही रहता है, हु का हो जाता है हुम, और वन वन ही रहता है। अब एक्यूजेटिव का क्या मतलब है, कि जब तुम किसी पे कोई लांछन लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, या फिर ऐसे समझ लो जिसके लिए वर्ब नहीं आती, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए, नॉमिनेटिव के लिए हमेशा आपको वर्ब दिखेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, हमेशा यहाँ पे आप जो भी भरें, आपने यहाँ पे लिखा ही इज लेजी, आई एम ग्रेट, शी वॉज अ चीट, दे वर डॉक्टर्स, तो ये सारे के सारे एक्यूजेटिव है, वो नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुए। ठीक है, बट अगर मैं कह दूं आई हेल्प्ड डैश, शी किल्ड डैश, दे दे सपोर्टेड डैश। अब यहाँ पे तुम कुछ सब्जेक्टिव नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए। किसके लिए, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ आई हेल्प्ड शी, ना, नहीं हो सकता, मुझे कहना पड़ेगा हर। ऐसे ही शी किल्ड दे, बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्त, हम क्या कहते हैं, देम। ये अभी तुम्हें बहुत सीधे लग रहे हैं, क्वेश्चन इन पे बनते नहीं है जब घुमा के पूछा जाता है। अभी मैं तुम्हें हवा हवाई हल्के हल्के दे रहा हूँ, ताकि आत्मा में चला जाए। एक बार तुम्हारी आत्मा तृप्त हो गई, उसके बाद तुम तिरड़े से तिरड़ा क्वेश्चन निकाल के चले जाओगे। तो दे सपोर्टेड हिज, ही नहीं हो सकता, दे सपोर्टेड हिम ही कहना पड़ेगा आपको। और इसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव प्रोनाउन, जो जिनके लिए वर्ब नहीं आती है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। और ये आपके मैंने सेकंड लिस्ट में लिख दिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद, हाँ इसके बाद हमारे पास ये टेबल आप याद रखिएगा, इस टेबल को हम कल कंटिन्यू भी करेंगे। इसके बाद तीसरे आते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव कौन से होते हैं, पजेसिव का मतलब होता है दोस्त, जब तुम अपना अधिकार किसी पे दिखा रहे होते हो।
पजेसिव, जैसे तुमने हमारे यहाँ देखा होगा खास तौर से इंग्लिश मूवीज में, मैंने एक हिंदी मूवीज में एक मैंने मूवी मतलब टीवी पे जी सिनेमा पे किसी पे आ रही थी, उस उसका नाम था मेरा पति सिर्फ मेरा है। भाई मैं हैरान हो गया, इतना कर रहा, मतलब इतना तगड़ा पजेसिव पोजेशन देख के किसी का मेरा पति सिर्फ मेरा है। भाई कौन कह रहा है कि तेरा पति मेरा है? ये कौन, किसने बोला तेरा पति पूरे मोहल्ले का पति है? पति तो पर्सनल चीज ही होता है ना, कोई कहता है, मतलब ऐसी कोई मूवी नहीं है, ऐसा कोई मूवी नहीं आई मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है ना। लड़के फिर भी इतने पसंद है, इनको था मेरा पति सिर्फ मेरा है, तुम मेरे हो। ठीक है, पहले पहले जमाने में तुमने देखा होगा लड़के भी थोड़े पॉजिटिव हो जाते थे। वो था नहीं सनी देओल, काजल से तुम सिर्फ मेरी हो, लाशें बिछा दूंगा लाशें, तू है मेरी किरण। तो ऐसे ऐसे गाने, मतलब खैर जो भी है, मैं तो थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ अब इसे देख के, ये गाने मैंने भी बहुत सुने। तो पॉसेसिव का मतलब होता है तुम अपना अधिकार दिखाते हो। अधिकार दिखाते हो दो तरीके से, या तो तुम कहते हो माई, आई का क्या बन जाता है माई, या फिर माइन। या तो तुम कहते हो आर, या फिर कहते हो आर्स। या तो कहते हो योर, या फिर कहते हो योर्स। या तो कहते हो देम, देयर, या फिर कहते हो देयर्स। या तो कहते हो हर, या फिर कहते हो हर्ष। या तो कहते हो, इसका बेचारे का गरीब, ये हमेशा ये ही वाले ना हमेशा गरीब ही होते हैं, ही हिम हिस, कहानी खत्म। इसके बाद इट का इट्स, हु का हो जाएगा हुस, और वन के साथ लग जाएगा एक एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास हो गए पजेसिव। अब तुम सोच रहे होगे सर ये तो दो हो गए, एक माई हो गया, एक माइन हो गया, एक आर हो गया, एक आर्स हो गया, एक योर हो गया, एक योर्स हो गया। तो बड़ा आसान है भाई, ये जो इधर वाले तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। देखो परेशान मत हो ना, अभी इस पे बहुत क्वेश्चन करने वाले हो तुम। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है, एडजेक्टिव कब आता है जब नाउन हो, तो ये बिना नाउन के यूज नहीं होंगे, हमेशा अपने साथ एक नाउन लेंगे। अभी सिखाऊंगा कैसे। ये वाले इधर वाले जितने हैं ये बेचारे हैं पजेसिव, ये वाले, ये वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये इसे प्रोनाउन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनको किसी नाउन की जरूरत नहीं है, और जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोच के देखो। मैंने लिखा योर इज ब्लैक, ठीक है, या मैंने लिखा हर वॉस नॉट गुड, या मैंने लिखा माइन इज फैट। अब जरा दिमाग से देखिए भाई, दिमाग लगा के सोचिए। मैंने कहा योर इज ब्लैक, अरे क्या, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो ये कभी भी ऐसे यूज ही नहीं होते। मैंने कहा हर वॉज नॉट गुड, क्या। मैंने कहा माइन इज फैट, क्या, आपको पहले बताना पड़ेगा। सॉरी माइन, मैंने कहा माई इज फैट, तो पहले बताओ तो, कोई नाउन तो डालो। बिना नाउन के इनका अस्तित्व ही नहीं है, तो मुझे कोई नाउन डालना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा योर कार इज ब्लैक, अब बिल्कुल सही है, अब सेंटेंस सही हो गया क्योंकि नाउन आ गया। ठीक है, तो किसी ने कहा योर कार इज ब्लैक, और किसी ने फिर पलट के कह दिया हिज इज ब्लू, उसकी नीली है। अरे क्या भाई, मेरे कार की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, पहले कहा जा चुका है। अगला सेंटेंस क्या है, हर वॉज नॉट गुड, तो मान लीजिए कोई नाउन लगा देते हैं। जैसे मैंने कह दिया हर हाउस, हर हाउस वॉज नॉट गुड, उसका घर अच्छा नहीं था। और फिर किसी ने कहा योर्स इज ब्यूटिफुल, तुम्हारा सुंदर है। क्या भाई, किस चीज की बात हो रही है? ये दोनों सेंटेंस ऐसे समझ लीजिए एक ही पार्ट है। किसकी बात हो रही थी? हाउस की, तो आपने बोल दिया, क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, माई इज फैट, अरे क्या, बताना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा माई डॉग इज फैट, मेरा कुत्ता मोटा है। ठीक है, तो तुमने कह दिया माइन इज
थिन या स्लिम, मेरा पतला है। भाई किस चीज की बात हो रही है? सीधी सी बात, डॉग की बात हो रही है। ठीक है, तो हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपको देखने को मिलेगा एक नाउन, और जो पजेसिव प्रोनाउन होंगे उन्हें इस चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको एकदम एग्जैक्टली एकदम क्लियर हो गया होगा, कभी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। ये कौन से वाले होते हैं? ये वही वाले होते हैं जिसमें सेल्फ लगा होता है। जैसे आई का हो जाता है माई सेल्फ, या फिर माई सेल्फ्स। ये हो जाता है आर सेल्फ, या फिर आर सेल्फ्स। ये हो जाता है योर सेल्फ, या फिर योर सेल्फ्स। ये हो जाता है देम सेल्फ्स। ये हो जाता है हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। हु का कुछ होता नहीं है, और वन सेल्फ। अब जैसे ही आपने ये देखा होगा, आपके दिमाग में आया होगा एक तनतनाता हुआ सवाल, और सवाल है ये कि सर ये तो बताओ कि माई सेल्फ और माई सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बस यही है, ऐसे समझ लीजिए ये कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसका आपको यूज नहीं करना, ये कुछ नहीं होता। इसी तरीके से आर सेल्फ कुछ नहीं होता, आर सेल्फ होता है। ठीक है, तो ये आर सेल्फ आपको अमेरिकन इंग्लिश में मिल जाएगा। बहुत कॉमनली लोग इसे यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, बार बार आपको माई सेल्फ, ये सॉरी आर सेल्फ लिखा हुआ दिख जाएगा। पर एकेडमिक में स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में जो आपके एग्जाम में आने वाली है, आप उसमें आर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेम, अच्छा, ये योर सेल्फ का मतलब है जब आप एक बंदे से मुखातिब हैं, सिर्फ एक ही से बात कर रहे हैं। योर सेल्फ का मतलब है जब आप एक से ज्यादा से मुखातिब हैं और एक से ज्यादा से बात कर रहे हैं, मोर देन वन। नहीं समझ पाए दोस्त? देखो, मैं मान लो इस समय सिर्फ एक ही लड़के से बात कर रहा हूं, कोई राजीव है मेरी क्लास में आता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, राजीव यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ। तो क्योंकि सिर्फ यार राजीव से बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या बोला, यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ। अब अगर मैं तुम सारे स्टूडेंट से कहूं तो मुझे कहना पड़ेगा ऑल ऑफ यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ। सेल्फ क्यों यूज किया? क्योंकि ऐसे समझ लो ये दो से ज्यादा के लिए। ऐसे ही देम सेल्फ्स होता है, देम सेल्फ कुछ नहीं होता, आप उसे स्टैंडर्ड इन इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं। नॉवेल मैगजीन में दिख सकता है, मैंने बताया अमेरिकन वर्जन है, इस्तेमाल नहीं करना है। हर सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, और वन सेल्फ होता है। ये कभी रिफ्लेक्सिव होते हैं, कभी एम्फेटिक। ये रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं और एम्फेटिक क्या होते हैं, आप आगे की क्लासेस में जानेंगे। फिलहाल ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, यहां से लेके यहां तक, अब इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। कौन सा पढ़ाया मैंने तुम्हें? ये पूरी टेबल। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि जब भी सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो ये वाले होंगे, जब भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो ये वाले होंगे, जब भी अधिकार दिखाए जाएंगे तो ये वालों के अधिकार दिखाए जाएंगे। इनके बारे में मैंने ज्यादा बताया नहीं है, सिर्फ दिखाए हैं, आगे पता चलेगा। सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पे हम आए। सो अब ये बताओ, ये हैव किसके लिए लगा है? ये वाला हैव किसके लिए लगा है? ठीक है, ये वाला हैव किसके लिए लगा है? ये वाला हैव लगा है आई के लिए। ठीक है, सो इट इज आई हु हैव नेवर अंडर एस्टिमेटेड योर टैलेंट। वो मैं हूं जिसने कभी भी तुम्हारा टैलेंट कैसे नहीं किया, अंडर एस्टिमेट नहीं किया। तो यहां पे ये हैव, ये वर्ब आई है, और किसके लिए आई है दोस्त? इस सब्जेक्ट के लिए आई है। तो इस सेंटेंस में है नो एरर। तो जिसने इसमें मी कर दिया था ना, बर्बादी ने चूम लिया, खत्म उनके। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। तो इट्स आई हु, तो हैव बिल्कुल सही रहेगा, और ये प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा आई के साथ। क्लियर हुआ तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछेगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में, और बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो हियर वी गो, नेक्स्ट वन। बिटवीन यू एंड मी देयर आर मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सोच समझ के बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए, बिटवीन यू एंड मी देयर आर मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो कह रहा है तुम्हारे और मेरे बीच हैं क्या बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बिटवीन यू एंड मी तो बिल्कुल सही है।
ठीक है, यहां पे अब क्यों सही है समझने की कोशिश करो दोस्त मेरे, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। मैं इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखता, देयर आर मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और आगे लिख देता बिटवीन यू एंड मी, तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होती? क्या तुम में से कोई सोचता कि यहां पे आई आएगा? नहीं भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारी कहानी क्या है, हमारी कहानी क्या है? सो देयर आर मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज यहां पे यू और मी दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 seconds you have to solve it out. Okay guys, so we had this question, ये क्वेश्चन था हमारे पास, my mother doesn't like him coming to my home every day. So ये बड़ा कॉमन एरर है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अगर आपको आती है या आपने लोगों को सुना होगा, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इस तरीके से यूज कर देते हैं, आई डोंट लाइक हिम, भाई मुझे पसंद नहीं है उसका आना। अब यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है? देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुई है, अगर आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस। वो कौन कौन से थे? ये वाले ना, माई, माइन, अभी मैंने पीछे से एक्सप्लेन भी किया है ना, योर या फिर योर, योर्स, ये वाले मैंने बताया था ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, और मैंने बताया था ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, एक बार पीछे जाके अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि ये क्या है कमिंग, ये है दोस्त जिरंड। अब तुम सोच रहे होगे जिरंड क्या होता है? जिरंड पता करने के लिए तीसरा लेक्चर देखिएगा, तीसरे चौथे लेक्चर में मैंने बहुत गहराई से आपको समझाया है कि जिरंड क्या होता है। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो नाउन की तरह काम करती है। आईएनजी फॉर्म वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड अ जिरंड। ठीक है, नाउन। सो माई मदर डजंट लाइक, तो यहां पे ये हिम गलत हो जाएगा, आपको यहां पे यूज करना है हिज कमिंग। अब पहले कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद समझिए आया क्यों। जब आप कहते हैं माई मदर डजंट लाइक हिज कमिंग, उसका आना, यही तो कहना चाह रहे हो। ये थोड़ी कह रहे हो कि तुम्हारी मदर उसको पसंद नहीं करती, उसको पसंद करती है या नहीं करती है, दैट्स नॉट द मैटर इन दिस सेंटेंस एटलीस्ट। यहां पे मतलब क्या है, उसका आना, और उसके आने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा उसका, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और ही के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है दोस्त, वो हिज होता है। और जो हिम यहां लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है या एक्यूजेटिव प्रोनाउन है, जो मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में कराया है। तो मतलब क्या है कि माई मदर डजंट लाइक हिज कमिंग, उसका आना मेरे घर मेरी मां को पसंद नहीं है हर दिन। समझ आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछिएगा। और वो सारे बच्चे जिन्होंने वीडियो को शुरू से देखा है, मेरा दावा है कि डाउट आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, once again you have 10 seconds to solve this question out. Today without I it's difficult to achieve our goals. देखिए होता क्या है ना कि जब भी आपको ये I, ही, शी शुरू में दिखता है तो आपको लगता है यार ठीक तो है विदाउट I, बट जरा इस सेंटेंस को अगर सोचिए मैंने इसे ऐसे लिखा होता, it's difficult to achieve our goals without me. एग्जैक्टली ये मैं कहना चाह रहा हूं, पर आपके एग्जाम्स में अक्सर क्या होता है कि इस सेंटेंस को फ्लिप कर दिया जाता है, इस वाले पोर्शन को पहले रख दिया जाता है। और जब यहां पे एग्जाम में आपको मिलता है विदाउट आई, तो यूजुअली स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार ठीक तो है, आई है, मी से थोड़ी ना सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। बट यहां पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है दोस्त मेरे प्रेपोजिशन से। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आप प्रेपोजिशन के साथ कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता,
हमेशा याद रखिए। आप क्या बोलते हैं, शी इज फॉन्ड ऑफ मी या शी इज फॉन्ड ऑफ आई। आई बोलते हैं क्योंकि ऑफ आया। क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर या शी। हर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेपोजिशन के बाद आप कभी सब्जेक्टिव यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना होता है दोस्त ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव प्रोनाउन। तो बड़ा सिंपल है, यहां पे आप आई की जगह कर लीजिए मी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिलाएगा 4 मार्क्स। समझ में आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल हेल्प यू आउट विद सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड हुज पेन इज दिस, ही रिप्लाइड इट्स माइन। The teacher asked whose pen is this, he replied it's mine. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप जानेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आप किसी चीज का पोजेशन दिखाते हैं, पोजेशन मतलब अधिकार दिखाते हैं, किसी चीज पे अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं, तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन का। और यह बात आपको पिछले वाले क्वेश्चन में या उससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत बेहतर समझ आ गई होगी। अब ये क्या कह रहा है, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, हुज पेन इज दिस। हुज भी क्या है, पॉसेसिव ही तो है। क्या है ये, पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद आ रहा है नाउन। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, इट्स माई। तो आगे कहना पड़ता क्योंकि ये भी क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेता है। ये बात हमने पहले भी सीखी, कॉन्सेप्ट में भी सीखी, और इस बात को हमने यहां पे भी सीखा। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स माई नहीं होगा दोस्त, यहां पे हमें प्रोनाउन, या तो मैं बोलूं इट्स माई पेन, ये तब जाके ठीक होगा, पर हम ऐसे करेंगे नहीं, वर्ड ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, हम यहां पे पॉसेसिव प्रोनाउन लगा देंगे। तो माई को उड़ा दो और माइन लगा दो, हो गया ना क्लियर। अब क्या कह रहा है, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। तो लड़के ने रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड इट्स माइन, ये मेरा है। तो आप क्या यूज करेंगे, माइन ना कि माई। और ऐसे क्वेश्चन एक बार फिर से आपको 4 नंबर दिलाएंगे आपके एनडीए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 seconds you have for this. I, Ramesh and you have been selected for the next round of the interview. अब यहां मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम अक्सर गलती कर देते हैं। स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में तो लगभग ज्यादातर लोग गलती करते हैं, स्पोकन की मैं बात नहीं कर रहा यहां पे, कुछ भी बोल लेते हो आप, ठीक है। जगह जगह स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, वेल डजंट मैटर। लेट्स कम बैक। तो देखिए यहां पे होता क्या है, आप देखेंगे सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या रहेगा एक सेंटेंस में। अगर मान लीजिए तो आपके पास एक से ज्यादा प्रोनाउन है, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि सेंटेंस की भावना क्या है। इफ द सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ प्रोग्रेसिव आइडिया, तीन कॉन्सेप्ट है इसमें, या तो सेंटेंस बात कर रहा है प्रोग्रेसिव आइडिया की, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेंटेंस बात कर रहा है किसी नेगेटिव आइडिया की। और दोस्त तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंटेंस बात कर रहा है जिसमें सारे नाउन, ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल, तब हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो बहुत आसान है, ये कहलाता है रूल ऑफ कॉमन कर्टिसीज। कहने का मतलब है कि अगर कुछ प्रोग्रेसिव आइडिया है, कुछ पॉजिटिव बात है, तो आप क्या करते हैं, आप सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन को कैसे रखते हैं। भाई देखो कुछ अच्छा होता है तो तुम क्या करते हो, खुद बोलते हो क्या, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं हूं सबका नेता, ये थोड़ी बोलते हो, आप पहले सामने वाले को अप्रिशिएट करते हो। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या रहता है, याद रखिए, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन रहेगा, सबसे बाद में आप अपने आप को रखेंगे, तो सबसे पहले आप रखेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू।
ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो आपका होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे। ठीक है, और लास्ट में आप एप्रिसिएशन देंगे खुद को, मतलब लास्ट में आप लगाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसमें आता है आपका आई और वी। तो यह सीक्वेंस रहेगा जब आप करेंगे बात किसी प्रोग्रेसिव आइडिया की। तो ये प्रोग्रेसिव आइडिया एब्सोल्युटली, क्योंकि सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ है, तो सेकंड पर्सन फर्स्ट कर दीजिए। कहने का मतलब है सबसे पहले आएगा यू, तो आई की जगह आप लिखेंगे क्या? यू। उसके बाद आ जाएगा थर्ड पर्सन, मतलब रमेश की जगह बिल्कुल सही है, सो यू, रमेश एंड आई। तो आपने क्या किया? यू को भेज दिया आई की जगह पे, आई आ गया यू की जगह पे। सो यू, रमेश एंड आई, बाकी का सेंटेंस वैसा ही रहेगा, हैव बीन सेलेक्टेड। भाई क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्रेसिव आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो कि प्रोग्रेसिव है। बट अगर मान लो कुछ कांड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा जब इंडिया कभी मैच हार जाती है, और धोनी जब कैप्टन था, तब मैं थोड़ा फ्री हुआ करता था, तो मैंने काफी मैचेस देखे हैं उस दौरान। तो मैं देखता था कभी भी इंडिया हारी और इंडिया से पूछा, धोनी से पूछा गया कि क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन, वेयर डिड यू गो रॉन्ग, तो महेंद्र सिंह धोनी सारी गलती अपनी बता देता है। वेल, सेंडिंग विराट कोहली ऑन फोर्थ वाज नॉट अ वेरी सुपर आइडिया, एंड हरभजन सिंह बोल्ड वेल, हाउएवर आई शुड हैव नॉट डन दिस एंड दैट। फिर उसके बाद वो क्या करता था, थोड़े थोड़े नेगेटिव पॉइंट, जैसे मान लो मुनाफ पटेल की बॉलिंग पिट गई, तो फिर वो बताता था कि मुनाफ कुडंट बोल वेल, है ना, वो ऐसे बोलता था। ये नहीं कहता था ये तो मुनाफ ने हरवा दिया, ये कोहली बेकार है, इसको दूसरे नंबर पे खिलाओ तभी कर पाता है, ऐसे थोड़ी है। तो आप क्या कहते हैं, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं रूल ऑफ कॉमन कर्टेसीज। तो पहले क्या लगाओगे दोस्त? पहले लगाओगे नेगेटिव आइडिया, तो नेगेटिव में सबसे पहले अपने आप रखोगे, कुछ बुरा हुआ तो सारी जिम्मेदारी खुद पे लो, है ना। तो यही तरीका भी है जिंदगी जीने का। क्या लिखोगे सबसे पहले? फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, ये बड़ा आसान है। उसके बाद सेकंड पर्सन, और लास्ट में थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और ये तुम्हें एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? 1 2 3, 1 2 3। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? 2 3 1। तो बस यही तुम्हें याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ नेगेटिव होता, जैसे मैं कहूं आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड, तो ये हो गया नेगेटिव आइडिया, और आपने क्या यूज किया? फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन सेकंड, थर्ड पर्सन लास्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि सर अगर किसी सेंटेंस में सारे के सारे प्रोनाउन ही प्लूरल हो गए, कहने का मतलब है कि आपको मिल गया वी, दे, ऐसे वाले प्रोनाउन, तो आप क्या करेंगे उस केस में भी? आप फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन सेकंड, और फिर थर्ड पर्सन रख देंगे। तो ये भी कैसा रहेगा? 1 2 3 रहेगा। चाहे आइडिया नेगेटिव हो, चाहे आइडिया पॉजिटिव हो, प्रोग्रेसिव हो, आपको 1 2 3 यूज करना है अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं। तो 1 2 3 में हो जाएगा वी, यू आपको पता है सिंगुलरली भी यूज होता है, एक के लिए भी हम यू बोलते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी बोलते हैं, यू एंड दे। तो क्या हुआ? वी, यू एंड दे have joined the new course। तो इससे मतलब नहीं है कि सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है या नहीं है। आइडिया क्या है, मुद्दे की बात क्या है दोस्त, कि तुम्हें 1 2 3 यूज करना है। इस पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अगर प्रोनाउन से क्वेश्चंस आते हैं तो इस रूल पे अच्छा खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप यहां पे आराम से 4 नंबर कमा सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी गो। So this is going to be the last question most probably. You, Rajan and I will have to pay the compensation for this loss. अब ये वाला तो बना दोगे तुम, पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। देखो भाई, कंपनसेशन फॉर द लॉस का क्या मतलब है? तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है
और जब जेब से पैसा जाता है तो प्रोग्रेसिव तो हो नहीं सकता. So you, Rajan, and I will have to pay the compensation. It has to be something like compensation, मतलब loss. नेगेटिव आइडिया में क्या करते थे 1 2 3, तो इसका 1 2 3 कर दो, 1 यहां आ जाएगा I, उसके बाद 2 U, और राजन की बात करेंगे लास्ट में. सो I, you and राजन will have to pay the compensation for this loss. इस लॉस का मुआवजा देना पड़ेगा. ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपके 8 के 8 क्वेश्चन. अभी ये प्रोनाउन का जो चैप्टर है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि लेक्चर अभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा. यहां पे मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था नाउन्स, और नाउन्स को बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था. थोड़ा सा एक पोर्शन एपोस्ट्रॉफी वाला था जो बचा था, तो वो मैंने आज आपका कवर कर दिया है इस वाले लेक्चर में. साथ ही साथ हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोनाउन, जो अपने आप में बहुत वास्ट है. अभी हम इसे एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं. अभी आप देखेंगे तो मैं प्रोनाउन के 2-3 कॉन्सेप्ट ही पढ़ा पाया हूं. हाँ, लेकिन मैंने आपको कैटेगराइज करके डिटेल में बता दिया है कि हमारे पास नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एक्यूजिटिव, तीसरा मैंने आपको बताया पजेसिव प्रोनाउन होता है, चौथा मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. और इनको और डिटेल में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में. तो अगली क्लास आने वाली है इससे भी ज्यादा जबरदस्त और इससे ज्यादा एंटरटेनिंग. सो याद रखो दोस्त, एक एक क्लास है, एक एक लाख की छोड़नी नहीं है क्लास, ठीक है. और अभी के लिए इतना ही काफी है. मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में. कमर कस के आइए. हैंडआउट्स आपको मिल गए हैं, असाइनमेंट्स आपको मिल गए हैं, वो लगाते रहिए. डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ के लिए टाइगर जिंदा है. लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. जय हिंद, जय भारत.